Good morning, children. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Yeah. So today we will be doing the Kepler's law. Yeah, and we have already done it once, but in one up what we do is like we actually do one something थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है हमारे यहाँ. ठीक है, वही एक्स्ट्रा चीज आज मैं तुम लोगों के साथ कर रही हूँ. It is a repeat of course, but yes, I'll be doing this. Yes. And if you have a doubt, please raise your hands. I will record करने का जो है उसको मैं हटा देती हूँ और उसके बाद आप लोगों को क्वेरीज को मैं आंसर करूंगी. क्लियर बच्चा लोग? Yes. This is about, yeah, how many of you are there? Just let me see. Only 10 people. बाकी कहाँ हैं? रचिता, रमिता, आदर्श पांडे, अनीश बघेल, आशीष, अवंतिका, हर्षित, पंखुड़ी, प्रशांत एंड स्वप्निल दहरिया. राइट. ओके, वी हैव केप्ट इट. हमारा जो था वो अभी सिक्योरिटी मैंने फिलहाल हटाया हुआ है. हमेशा नहीं हटा रहेगा, लेकिन ये वन अप की क्लास में जनरली अपन हटा देते हैं क्योंकि वो अपने ही लोग आते हैं. ठीक है. ओके, सो in today's class what we will be doing is, okay, this is the chapter on the continuation of gravitation, and today we will study about the planetary motions, and mainly the planetary motion was given by Kepler's law of planetary motion. Right. So how does a planet move around the sun? This is a question which was in the minds of many people, and this query led to many of the astronomers, our Rishi Muni and all, to study the position of the stars. Yes, even in the European country, there were people who were doing it, and Kepler and his associates and many of the people who were doing this researchers, and that time there was no technology, no telescope, anything available. They just watched the night sky and drew it on the palm leaves, and the data was collected for more than 40 years, and based on the systematic data which was collected, पूरा डेटा कलेक्ट किया 40 साल से ऊपर, केपलर ने 3 लॉ को बनाया. प्लैनेटरी मोशंस के 3 लॉ बनाया. वो लॉस क्या क्या है जो आज भी सही है, तो इसी के बारे में आज का हमारा मेन स्टडी होगा. ठीक है. सो व्हाट इज द केपलर्स लॉज ऑफ द प्लैनेटरी मोशन? First law, every planet revolves around the sun in the elliptical orbit with sun at one of the focus. इसका मतलब क्या? कि सन के चारों तरफ एक प्लैनेट अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है. यहां पर मैंने आपको एक डायग्राम जो दिखाया है वो प्लैनेट के चारों तरफ, हमारा अर्थ के चारों तरफ एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट घुमा रहा है, उसकी भी ऑर्बिट एलिप्टिकल है. लेकिन यहां पर आप अगर फोकस पर सन रखो और कोई भी प्लैनेट, हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, अगर उन सब के मोशंस के बारे में भी आप स्टडी करोगे तो दिस इज दैट द पाथ ऑफ द प्लैनेट इज अ एलिप्टिकल ऑर्बिट. ओके, ठीक है. लेकिन एलिप्स क्या है इसके बारे में तो जानना है, क्योंकि एलिप्स जो शब्द है आपने पहली बार सुना है. एलिप्टिकल मतलब ये थोड़ा सा खींचा हुआ सर्कल दिख रहा है आपको डायग्राम में, है ना? तो खींचा हुआ सर्कल बोलोगी ना तो मैथमेटिकली तो वो सही नहीं है. तो व्हाट इज एन एलिप्स? नाउ एलिप्स को समझाने के लिए चलो हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक और डायग्राम हम यहां पर ले लेते हैं. एलिप्स की मैं बात करूं तो एलिप्स में आपके पास 2 फोकस होता है. जैसे हमारे पास में सेंटर होता है ना, तो सेंटर में हमारे पास सर्कल लेकर के तो एक ही सेंटर होता है, उस पर हम लोग सर्कल बनाना जानते हैं. लेकिन अगर हमने कहा कि यहां पर सर्कल नहीं है बच्चा, यहां पर हमारे पास में एलिप्स है, तो एलिप्स के लिए हमारे पास 2 फोकस होता है, और दोनों फोकस से हमारे पास इस एलिप्स को बनाया जाए, ड्रॉ किया जाए, तो दोनों फोकस से कोई भी पॉइंट आप ले लो. कॉल दिस पॉइंट एज P1, दिस पॉइंट एज P2 एंड दिस पॉइंट एज P3. P1 से फोकस 1 का डिस्टेंस प्लस फोकस 2 का डिस्टेंस, दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. आप ये ले लो P2 F1 प्लस P2 F2, दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग. P3 F1 प्लस P3 F
2, that is also a constant. Now if I write the distances, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है प्रिंट में, तो हम लिखेंगे P1 से F1 तक का डिस्टेंस प्लस P1 से F2 तक का डिस्टेंस सेम एज P2 पॉइंट से F1 तक का डिस्टेंस प्लस P2 ही पॉइंट से F2 तक का डिस्टेंस को ऐड करेंगे, and that is also equal to any point P3, क्यों अनगिनत पॉइंट ऐसे बनेंगे, P3 F1 प्लस P3 F2, सबको डिस्टेंसेस लेंगे तो आपका ये कांस्टेंट आएगा. अगर ऐसा कुछ डायग्राम मेरा बनता है, so this is called as the ellipse. Okay, fine. elliptical path में I'll answer your query later. Elliptical path, अब ellipse कैसे ड्रॉ किया जाए, that is a question, है ना. तो ellipse को ड्रॉ करने के लिए आप एक ऐसा समझ जाओ कि आपके पास दो पॉइंट्स ले लिए, दो फिक्स पॉइंट्स ले लिए, है ना. दो आपने कुछ स्क्रू वगैरह लगा दिया या फिर एक ऐसा दो पोल्स लगा ली और उसमें एक ऐसा आपने स्ट्रिंग बांध दिया, स्ट्रिंग के एंड पर आपने पेंसिल को रखा और ऐसे गोल घुमाया. तो क्या दिख रहा है कि ये अगर फोकस 1 और ये अगर फोकस 2 इस जो ऐसे घुमाते जाइए, कुछ ऐसा बनेगा. दिस इज कॉल्ड एज द एलिप्स, राइट. तो ये जो एलिप्स आपके पास में आ रहा है, इसमें आपको ड्रॉ करने का तरीका पता चल गया. अब पाथ में आपको इस एलिप्स बनाने के बाद कुछ मैथमेटिकल अपन को बताना है कि एलिप्स के बाकी चीजों को हम क्या क्या कहते हैं. जैसे एक एलिप्स हुआ तो ये सिमेट्रिकल है अबाउट द सेंटर O. इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंसेस पर दोनों फोकस होंगे और आपने पेंसिल को जैसे अभी अपन ने देखा वैसे घुमाया तो कुछ इस प्रकार से बनेगा. तो एक तरफ का जो ये पाथ है, एक्सिस आपकी लंबी होती है और दूसरे पाथ की जो एक्सिस होती है वो छोटी होती है. सो ये जो बड़ी वाली जो बात है, बड़ी वाली जो लाइन है, दैट इज कॉल्ड एज द मेजर एक्सिस. और ये जो CD लाइन है जो छोटा बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द माइनर एक्सिस. मेजर एक्सिस का लेंथ को अगर हमने 2a लिया, माइनर एक्सिस की जो लेंथ है दैट विल बी टेकन एज 2b. तो सेमी मेजर एक्सिस दैट मींस O से लेकर के A तक, O से लेकर A तक दैट इज इक्वल टू O से लेकर के B तक का दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू A. दिस इज कॉल्ड एज द सेमी मेजर एक्सिस. O से लेकर के C and that is equal से O से D which is called as B. This is called as the semi minor axis. ठीक है, ओके. अब हम लेंगे फोकस से लेकर के हमारा सेंटर तक का दूरी. फोकस से लेकर के हमारा सेंटर तक का दूरी, लेट इट बी कॉल्ड एज द C. अब ये जो एलिप्स है ना, एकदम परफेक्ट ऐसे ही तो नहीं मिलेगा, इसकी कोई मेजर्स होगी. तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये एलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी कितना है. अगर एक्सेंट्रिसिटी E1 हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, बहुत ज्यादा होते से लंबा वाला एलिप्स बनेगा, थोड़ा कम हो तो सर्कल के आसपास हो जाएगा और E इज इक्वल टू 0 हुआ तो एक परफेक्ट सर्कल बन जाएगा. तो मतलब एक्सेंट्रिसिटी जितना 1 के आसपास है, जितना वो 1 के आसपास है वो उतना लंबा होगा. 1 नहीं होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए. तो E की वैल्यू एक्सेंट्रिसिटी जो होनी चाहिए E, इसकी वैल्यू 0 से अधिक, अगर 0 हुआ तो सर्कल बन जाएगा और 1 हुआ तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा. तो इसलिए E की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में होती है. ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ओके. When I ask you about the mean radius of ellipse, तो आप क्या बोलोगे? ये रेडियस की मैक्सिमम वैल्यू प्लस रेडियस की मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. तो जब मैं एलिप्स ले रही हूं
तो इसकी मैक्सिमम रेडियस सन अगर यहां पर है फोकस पर, तो ये वाला डिस्टेंस, दिस इज द आर मैक्स, दिस डिस्टेंस ये आर मिनिमम, राइट? सो आर मैक्स प्लस आर मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2a डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू a। आर मैक्स, देखो प्लैनेट ऐसे घूमते आ रहा है, प्लैनेट जब ऐसे घूमेगा एलिप्टिकल ऑर्बिट पे, तो यहां से सन से ये रेडियस मैक्सिमम और ये रेडियस मिनिमम। तो अगर मीन रेडियस अगर हमने r माना, सो दैट इज r मैक्सिमम प्लस r मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, तो 2a डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू a, विच इज इक्वल टू माय सेमी मेजर एक्सिस। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जितने भी प्लैनेट है सोलर सिस्टम में वो एलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूमते हैं विद सन एट वन ऑफ द फोकस। एक एलिप्स पे आपका सन रहेगा एट वन ऑफ द फोकस। होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर? Yes, ma'am. Kepler's law of planetary motion, right? Second law of motion, according to this law, the radius vector joining the sun and the planet sweeps out equal area and equal interval of time। मतलब जो भी planet है, वो planet जब sun के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है ना, तो अगर ये पॉइंट A से B तक का पहुंचने के लिए टाइम t1 लगाया, C से D तक का पहुंचने के लिए टाइम मान लो t2 लगाया, और E से F तक का टाइम लगाया, दैट इज इक्वल टू t3। If t1 is equal to t2, it is equal to say t3, then in that case the area 1, I call this as the area 1, this is equal to area 2, this is equal to area 3, so all these areas will also be equal। That means ये रेडियस वेक्टर को लो और ऐसे ड्राइंग बनाओ, यहां देखो, यहाँ एरिया वेक्टर से लेकर के ऐसे करके स्वीप कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों एरिया है वो तीनों एरिया बराबर होगा। तीनों क्या, कोई भी इक्वल टाइम पर जो इक्वल एरिया स्वीप करेगा ऐसे करके, है ना, तो वो एरिया आपका इक्वल होता है। When the planet reaches the nearest to the sun, यहाँ पर स्पीड कहाँ सबसे ज्यादा होगा और स्पीड सबसे कम कहाँ होगा? सोच के देखिए, प्लैनेट के घूमते घूमते जब ये यहां पहुंचेगा, तो आप क्या देख रहे हो? T1 से लेकर के T3, E से लेकर के F तक पहुंचा ना, यहाँ पर G से लेकर के H तक देखो, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ देखिए दूर था तो छोटा सा डिस्टेंस कवर किया उतने ही समय में। यहाँ जब वो सन के पास में आ गया, तो छोटे से डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसको, मतलब एरिया उतना ही है, डिस्टेंस यहाँ ज्यादा है इसकी कंपैरिजन में। C से लेकर के D तक का जाने के लिए उसने जितनी डिस्टेंस कवर करी, उसकी कंपैरिजन में कौन सा ज्यादा दिख रहा है? Yes, sir. G और H के बीच में का ज्यादा डिस्टेंस दिख रहा है। तो अगर समय उतना ही लेगा, तो स्पीड कहाँ ज्यादा और कहाँ कम? यहाँ पर प्लैनेट की स्पीड हो जाएगी और यहाँ पर प्लैनेट की स्पीड फास्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्लो और यहाँ पर आपके पास में ये जो फास्ट हो जाएगा। इसका मतलब सन के पास तो स्पीड अधिक रहेगी और दूर गया तो इसका मतलब है कि स्पीड उसकी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। क्लियर है? तो आपके पास में स्पीड जो प्लैनेट की घूमने की रहती है वो कांस्टेंट नहीं होती है ना, तो एरिया इक्वल होता है, स्पीड नहीं। स्पीड दूर रहे तो स्लो, फास्ट रहे तो वो आपके पास में आ जाता है। नाउ ये जो पॉइंट है ना, ये आपको कहना है, ये जो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस को एलिप्टिकल पाथ में जब हमने लिया था, तो इसके पॉइंट्स के नाम है। ये सेंटर है हमारा O, ये मान लो कि फोकस 1 है और फोकस 1 पर सन बैठा है, फोकस 2 पे नहीं है, राइट?
तो आपने ये जो सन के पास का जो पोजीशन है इसको हम लोग पेरिहिलियन कहते हैं, पेरिहिलियन कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज द एपिलियन। ठीक है, इसको पेरिजी एपीजी भी बोलते हैं, कुछ लोग पेरिलियन और एपिलियन कहते हैं। ठीक है, पेरिलियन में स्पीड सबसे ज्यादा और एपिलियन में स्पीड सबसे कम होता है। हमने छोटा सा एरिया लिया। If the area is covered by the planet in a very short time, area which is covered by the planet in a very short interval of time, so we know that it looks like a triangle। यहाँ आप देख रहे हो, अगर बहुत ही छोटा सा एरिया मैंने ले लिया तो ये ऑलमोस्ट किस प्रकार से दिखेगा, ये आर्क नहीं दिखेगा बल्कि ऑलमोस्ट ये ट्रायंगल जैसा दिखेगा। ट्रायंगल का एरिया तो बताओ बेटा। ट्रायंगल का जो एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, सो DA इज इक्वल टू हाफ रेडियस इनटू स्पीड इनटू टाइम। या फिर ये जो डिस्टेंस है ना हमारा, इसको छोटे से समय dt में वो यहां से यहां तक पहुंच गया, समय कितना लगा dt, स्पीड यहाँ पर एक छोटे से समय के लिए अपन कांस्टेंट भी मान के चल सकते हैं। तो ये वाली जो डिस्टेंस, और इसको हम लोग ऑलमोस्ट राइट एंगल ट्रायंगल अगर मान के चले तो छोटे से एरिया का हाफ r इंटू वी dt कह सकते हैं। भाई DA, दिस इज DA, DA को क्या कर रहे हैं हम लोग, dt को नीचे ला रहे हैं। dt को कहां ला रहे हैं, नीचे ला रहे हैं। तो ये क्या बन गया, बच गया हाफ, बच गया r, बच गया और v बच गया। DA by dt इज इक्वल टू हाफ r इंटू v, राइट। अच्छा, एरिया स्पीड ऑफ अ प्लैनेट इज ऑलवेज द कांस्टेंट। एरिया स्पीड को हम कई जगह, aerial speed of the planet is always a constant। area is a constant, तो aerial speed is also is a constant। ये कौन कहता है, ये ऑब्जर्वेशन बताता है। ऑब्जर्वेशन हमारा ये बताता है कि the aerial speed is a constant, which is actually the second law, right? Aerial speed is a constant is the second law, so what do you get, half r into v। यानी कि क्या, डायग्राम में देखोगे सो आपको किसी भी पोजीशन पे चले जाओ, ये जो डिस्टेंस है, सॉरी एक मिनट, किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, एक मिनट, यहां पर एक छोटी सी ये हो गई, ये फोकस से लेना है मुझे, फोकस से डिस्टेंसेस को लेनी है, राइट। और आपको किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, ये रेडियस हो गई इसकी, और किसी भी पॉइंट पर उसकी कंपैरेटिवली स्पीड है v जो चेंज होती जाएगी, r भी चेंज होता जाएगा बेटा, और क्या चेंज हो जाएगा, v भी चेंज हो जाएगा, लेकिन r इंटू v जो रहेगा इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, बिकॉज dA by dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, dA by dt इज इक्वल टू हाफ r इंटू v, सो r is not a constant, v is not a constant, but r into v is always a constant। r into v is always a constant। This has to be taken and noted, that is dA by dt it is equal to half rv, that is equal to constant, right? अच्छा, अब थोड़ा सा अलग करते हैं, half rv is equal to constant। हम एक काम करते हैं, इस पर m by m मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मास ऑफ द प्लैनेट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट ना बेटा, तो अगर हमने इसको लिख लिया तो हमें क्या मिला, इसको मल्टीप्लाई किया, आर वी एम डिवाइडेड बाय एम इंटू 2, सो एम वी आर डिवाइडेड बाय 2m, दैट इज अ कांस्टेंट, है ना। एम वी आर डिवाइडेड बाय 2m, दैट इज अ कांस्टेंट, सो m इंटू वी आर, 2m मास तो कांस्टेंट ही होता है, दैट इज इक्वल टू m इंटू वी इंटू आर, दैट इज अ कांस्टेंट। अरे ये जो एम वी आर ये होता क्या है, एम वी आर that is called as the angular momentum। So angular momentum of any of the planet is always a constant। planet घूम रहा है elliptical orbit पर, है ना, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, रेडियस कांस्टेंट नहीं है, लेकिन एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट के बाद हमने एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सा हमने एक बात जान लिया कि इसकी जो एंगुलर मोमेंटम है, दिस एंगुलर मोमेंटम दैट इज m into v into r, which is a
कांस्टेंट। किसी भी प्लैनेटरी मोशन में सेकंड लॉ से दो बातें आ जाती है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। नाउ in the planetary motion there is no external torque acting on the body, no external force apart from the gravitational force which is acting on the body. जब planet घूम रहा है ना elliptical orbit पर, तो उस पे अपन लोग बोलेंगे कि सन का ही gravitational force उस पर लग रहा है और कोई force नहीं लग रहा है, यही बोलेंगे ना। तो हमारे पास यहां पर angular momentum is conserved. In a very very important fact, now we came to know that in a planetary motion the angular momentum of the planet is always a constant. ये COAM लिखा है जिसको मैं नहीं लिख रही हूं, नोट्स में था वो, that is angular momentum of a planet is always conserved. इसे आप नोट करेंगे, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप वीडियो को पॉज करना और उसके बाद में लिखना अपने नोट्स पे कि प्लैनेटरी मोशन में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट होता है। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेते हुए बहुत सारी चीजें हम जानेंगे। मैम ये स्टार्स के लिए नहीं होता क्या? अच्छा, स्टार्स स्टार्स के लिए का मास चेंज होता रहता है लेकिन। हाँ, स्टार्स का जो मास है ना वो बहुत ज्यादा कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि स्टार्स का जो ओवर द ईयर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर जरूर लग जाते हैं, लेकिन वो भी गैलेक्सी में घूमते हैं बेटा। हाँ, वो घूमते तो है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। घूमते तो हैं, लेकिन उनकी जो पाथ होती है वो परफेक्ट एलिप्टिकल नहीं होती। यहाँ पर यही जो चीजें हैं ना उस पे नहीं होता। ऐसा अगर देखा जाए तो सन का मास भी चेंज होना चाहिए, तो मास चेंज हुआ तो मतलब ओवर द इयर्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जब आप लाइफ ऑफ द सन को कंसिडर करोगे उसके कंपैरिजन में, लाइफ ऑफ द सन के कंपैरिजन में द डे, द ईयर, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इसीलिए एंगुलर मोमेंटम को हम कंजर्व्ड मान करके चलेंगे। इज दिस क्लियर? ओके ओके फाइन। सो नाउ वी कम टू दैट इज, अब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। जहां मैं वापस आपको ड्रॉ कर रही हूँ, इसका ड्राइंग कई बार आ रहा है, एनीवे नो इश्यूज, है ना। ये मेरे पास जब एलिप्टिकल ऑर्बिट में जब प्लैनेट घूम रहा है ना यहाँ पर, तो आप ये वाली जो पॉइंट को अगर आपने सन मिला तो ये वाली जो डिस्टेंस है, एक मिनट भैया, ये जो डिस्टेंस आया ये मिनिमम रेडियस हो गया। और जब आप ये वाली रेडियस को लेते हो, पोजीशन अगर पेरिजी में है तो पास वाला रेडियस एपीजीज में है या एपिलियन में है तो मैक्सिमम रेडियस, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व होता है। इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम एट द पॉइंट P विल बी इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट A। सो मास ऑफ द प्लैनेट, जब प्लैनेट घूम रहा होता है ना इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में, मास थोड़ा ना चेंज होता है। मास चेंज होता है क्या? मास नहीं चेंज होता। सो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम एट P? m velocity at P into radius of P, that is equal to m velocity at A into radius of A। सो अरे मास को कैंसिल कर लो, क्या मिलेगा? Vp Rp it is equal to Va into Ra, finished। ये कहीं के लिए भी होगा, पेरिलियन एपिलियन के लिए ज्यादा होगा, राइट। सो आप क्या कर सकते हो, ये भी तो लिख सकते हो ना, ऐसे क्यों नहीं? Vp by Va it is equal to Ra by Rp। So velocity is inversely proportionate to the radius at that time, यानी Rv is equal to constant, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जब भी प्रॉब्लम आए तो आप किसी भी तरीके से ऐसे आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ वी कम टू केप्लर्स थर्ड लॉ। क्या कहता है? थर्ड लॉ टाइम पीरियड का लॉ है ना। तो क्या कहता है? लॉ ऑफ द टाइम पीरियड। इनका कहना है कि एक जो प्लैनेट है वो चारों तरफ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में जब घूम रहा है तो वो P से निकला वापस P पे आ गया, दैट इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड। सो जब वो घूम के आता है तो उनका कहना है द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंसेस। मीन डिस्टेंस मतलब क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। सो उनका कहना है
द टाइम पीरियड इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू आर क्यूब, यहाँ पर आर का क्यूब होना चाहिए, R3 लिखा हुआ है, R3 नहीं है, यहाँ पर आर का क्यूब हो जाएगा, राइट? सो वी हैव गॉट दिस एज द t स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब, या फिर t स्क्वायर इज इक्वल टू आर का k into r cube. What is k? K is called as the Kepler's constant. Now the Kepler's constant is calculated. It is 4 pi square divided by g into m, that is the mass of the sun. So we know that its value is 2.97 into 10 to the power of minus 17 second square per meter cube, where m is the mass of the sun. When we get this value, t square is equal to 4 pi square g into ms, that is x का क्यूब नहीं, यहाँ पर r का क्यूब होना चाहिए, ठीक है? तो ये है केपलर का तीसरा लॉ, राइट? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? का वैल्यू क्या होगा? किसका बेटा? कैपिटल जी का। कैपिटल जी का वैल्यू आप बताओ। या स्टैंडर्ड वैल्यूज फॉर द क्वेश्चंस। टाइम पीरियड ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ अबाउट इट एक्सिस 24 आवर्स में घूमता है, तो कैलकुलेशंस में आप 24 लिखोगे। टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ अबाउट द सन, तो एक्चुअली जो होता है वो 365 1/4 डेज होता है, लेकिन हम स्टैंडर्ड कैलकुलेशन के लिए उसको 365 डाल के कर लेंगे। टाइम पीरियड अराउंड द अर्थ ऑफ मून, मून हमारे अर्थ के चारों तरफ 27.3 डेज में घूमता है ना? इसलिए आप लोगों की मम्मी लोग बोलते हैं अमावस्या लग गया, अब चलो आज ये तिथि आ गई, वो तिथि आ गई, पूजा पाठ करने के लिए करते रहते हैं। नाउ द टाइम पीरियड ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, इट इज 24 आवर्स मान के चलेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, वहां पर एक कैलकुलेशंस आपका लगेगा, ठीक है? ओके, नाउ लेट अस डू सम ऑफ द क्वेश्चंस, राइट? ओके,